अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमेरा आपकी होस्ट, और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। किस हवाले से डिफरेंट होगा? इस हवाले से कि हमारे पास ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग आते हैं, एक्सपर्टीज आते हैं, माशाल्लाह उन्होंने अपनी लाइफ की एक स्ट्रगल कंप्लीट कर ली होती है। लेकिन आज हमारे साथ जो एक नन्हे मुन्ने से हमारे गेस्ट हैं, वो मतलब उन्होंने अभी अपना जर्नी स्टार्ट किया है, और वो इस जर्नी के बारे में आपसे शेयर करना चाह रही हैं, और वो अपने ड्रीम्स आपसे शेयर करना चाह रही हैं। और मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि सिर्फ वो लोग नहीं जो एक अचीवमेंट हो चुकी है उनकी लाइफ में और वो एक सर्टेन लेवल पे हैं, वही नहीं जो WPTH का हिस्सा बन सकते हैं या इस ई बैठक का हिस्सा बन सकते हैं। इस ई बैठक में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी या उनके जर्नी को हम उनके साथ जो है शेयर करें और इन्जॉय करें, और हमारे व्यूअर्स उनसे मज़ीद 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 जान सकें। तो आज मेरे साथ मौजूद है मरियम सहर, और शी इज़ फ्रॉम फैसलाबाद, राइट? इज इट लाइक No, दैट, ma'am, मरियम? I'm from Multan. यू फ्रॉम मुल्तान, ओके फाइन। Yes, ma'am. और ये आने मुस्तकबिल की जो हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक डाइटिशियन हैं जो कि हमें डाइट के बारे में बताएंगी, और बहुत से लोगों का हेल्प आउट करेंगी। ओबिसिटी को फेस करने जो लोग फेस कर रहे हैं उनको हेल्प आउट करेंगी, और बहुत हमें वो हेल्दी किस्म के डाइट प्लान्स भी जो हैं वो मरियम सहर की तरफ से मिल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मरियम बच्चे आपको वेलकम करना चाहूँगी। अ वेरी वार्म वेलकम टू WPTH ई बैठक, और खुशामदीद। थैंक यू सो मच, मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आप लोगों का प्लेटफॉर्म जो है वो यूथ को एक बहुत अच्छा सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उनको इमर्ज करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। यूर मोस्ट वेलकम। ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि इससे पहले कभी आपने इस तरह किसी प्लेटफॉर्म पे आपको जाने का इत्तेफाक हुआ? उस हवाले से हमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अभी आप क्या फील कर रही हैं? आर यू फीलिंग लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज, थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, या फिर यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा? क्या फीलिंग्स क्या हैं आपकी इस वक्त? इससे पहले मेरा किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह से लाइव नहीं एक्सपीरियंस हुआ जाने का, बट उसके अलावा मैंने डिबेट्स और स्पीचेस में पार्टिसिपेट किया है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि एक एनजीओ के साथ मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहा है। और यहाँ पे फीलिंग थोड़ा सा आई एम फीलिंग नर्वस, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता है। स्टार्ट में आई फील नर्वस, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये सभी के साथ होता है। जो स्टार्टिंग के थोड़े से कुछ सेकंड्स होते हैं उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक वो स्टेज फियर होता है, लोगों को देखना और उनके साथ बात करना, बाद में आप कंफर्टेबल हो जाते हो। तो सबसे पहले तो मैं आज के हवाले से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जो है डेथ एनिवर्सरी है आज, और 53 है, मतलब आज 2020 में उनकी हम जो है वो डेथ एनिवर्सरी जो है 9 जुलाई को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बहुत से लोग हो सकता है इस चीज़ को भुला चुके हों, लेकिन जहां हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहां बहादुर खवातीन की बात होती है, जहां उन खवातीन की बात होती है जिन्होंने कोई वैल्यू ऐड की, तो उनमें मोहतरमा फातिमा जना का रोल अपनी जगह पे है। वो अपने भाई के साथ शाना बशाना खड़ी नजर आती हैं। इवन के उन दिनों में जब जना जो थे वो अलील थे, उन दिनों में उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की, और उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी जो है इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की खिदमत में गुजार दी। और ये मतलब हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि सरजमीन पे ऐसी अजीम खवातीन जो हैं उन्होंने जन्म लिया और इस सरजमीन के लिए उन्होंने कोशिश की। तो बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो यूथ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, यूथ को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और उस हवाले से मरियम सहर आज आपके सामने मौजूद हैं। दिस इज़ द लाइव एग्जाम्पल कि हम बच्चों को भी मौका देना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ हम अगर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि गर्ल्स खास तौर पे और ख़वातीन जो हैं वो इस मैदान में आगे आएँ और अपना जो है वो एक रोल जो है वो प्ले कर सकें। तो इस हवाले से बहुत खुशी होती है जब हमारे इर्द गिर्द मरियम सहर जैसे लोग हमें नज़र आते हैं। तो मरियम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है बच्चे पहला, कि क्या वो ऐसी आपकी स्टोरी में क्या ऐसा है, कोई स्ट्रगल या कोई टर्निंग पॉइंट जो आप मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? मैम, टर्निंग पॉइंट्स तो सबकी लाइफ में आते रहते हैं। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है वो मेरा ख्याल से कॉन्फिडेंस है। बिकॉज अगर वो आपके पास होता है तो आप कुछ ना कुछ तरीके से टर्निंग पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। बाकी मेरे लिए जो मेरा टर्निंग पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मेरा एमडी कैट सेशन था। एमडी कैट जिसके बाद मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, बट कवर करना पड़ता है उसको, चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। और अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप उस चीज़ को
ओवरकम कर सकते हैं, तो आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है। जी बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, हाउ इज स्कूल लाइफ इम्पोर्टेंट इन कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, व्हाट डू यू थिंक? मैम आई थिंक स्कूल लाइफ इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ आवर कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, बिकॉज मैंने जितना कुछ अपनी लाइफ में सीखा है वो जितना कॉन्फिडेंस मेरे में है आज, अगर मैं यहाँ बैठ कर थोड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ, तो आई थिंक वो मेरे स्कूल लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्कूल में हम सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता हमने क्या करना है, तो वहां पर अगर हमें कोई राइट डायरेक्शन दे रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, तो मेरी टीचर थी मिस नौशीन, उन्होंने मुझे खुद, आई नेवर सेड कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम खुद कहा कि आप आओ और हमारे साथ स्पीच कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करो। एंड आई सेड ओके, बिकॉज आई वाज अ शाय गर्ल। बट जब मैंने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, एंड फर्स्ट टाइम जो था मेरे साथ इंसिडेंट हो गया। मैंने जब पार्टिसिपेट करना था एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ स्पीच कंपटीशन, मेरा स्पीच जो था ओके वो मेरे बैग में था, बट मुझे लगा मैं घर भूल आई हूँ और मैंने वो नहीं ओके दिया। तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिर भी मैम ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। और मैं बहुत चुप चुप रहती थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने अगली दफा उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप करो। उसके बाद से फिर मैंने करना स्टार्ट किया। और आई थिंक एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आपको रिकग्नाइज करवाएं कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आई थिंक अगर उन्होंने मुझे नहीं करवाया होता तो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं होना। साथ साथ टीचर्स के बिल्कुल साथ ऐसे है। घर में पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको टाइम दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपने ये करना है, इस तरह करना है, लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल आपके ऊपर मतलब बैठे रहें, आपको हर वक्त देखते रहें, लेकिन आप पे वो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो टीचर्स और जी पेरेंट्स दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेसिक टाइम आपका आपके कॉन्फिडेंस और आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में सही तरीके से इन्वेस्ट हो जाए, तो आई थिंक वो आपकी बाकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रह जाता है। जी। देखिए, जब बात आती है कि आप एक सॉलिड कैरेक्टर है आपका और आप में कॉन्फिडेंस भी है, तो ऑब्वियसली हर शख्स के ड्रीम्स भी होते हैं। तो ये सारे जब चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इनके से इस कॉम्बिनेशन से एक नई चीज़ सामने आती है, वो होती है आप में कुछ करने की चाहत, आपकी डिटर्मिनेशन, कोई बर्निंग डिज़ायर आपकी। तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से अगर एक डायरेक्शन, एक सिमत ना हो, आपने गोल सेट ना किए हों, तो चीज़ें जो हैं वो उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं होती। आप क्या एग्जैक्टली। समझती हैं कि आपने क्या गोल सेट किए हुए हैं? जिस तरह आप इस वक़्त जो यूनिवर्सिटी में हैं, मतलब अपना यस थर्ड मैम। ईयर, फोर्थ ईयर कंप्लीट कर रही हैं। तो जब आप देखिए, जब स्कूल में होते हैं तो एक किस्म का आपको शेल्टर फील होता है, आपके इर्द-गिर्द टीचर्स होते हैं, डिसिप्लिन ज़्यादा होता है, एग्जैक्टली। पूछ-गिछ ज़्यादा होती है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है। इवन इन द सेंस कि आपको पता होता है कि चैप्टर वाइज़ टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप वहाँ पे क्लास जो है वो मिस करने का सोच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज लाइफ में जाते हो, जैसे कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं। यू फील अ काइंड ऑफ फ्रीडम, और वो फ्रीडम कुछ लोगों के लिए तो बहुत प्रोडक्टिव हो जाती है, जिन्होंने अपना टाइम टेबल या अपनी चीज़ें सेट की होती हैं, और कुछ लोगों के लिए वो एक बहुत ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो स्पॉइल कर लेते हैं अपनी एनर्जीज को, अपने वक्त को, खुद को। तो आपके लिए वो टाइम कैसा था? उस वक़्त आपने कैसे गोल अपने बनाए और अचीव किए? या आपके लिए भी वो थोड़ा-सा था कि आप डगमगाईं थोड़ा-सा कि कैसे करूँ काम, और वो हमसे सच-सच बात शेयर करनी है। मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगी। जी, जी। कॉलेज मेरा जो बेसिकली जो चीज मुझे पुश करती है काम करने के लिए, वो ये है कि मुझे किसी की हेल्प करनी है। मुझे शुरू से इस चीज का शौक है कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी पॉइंट ऐसा आता है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं अपने किसी भी नॉलेज के थ्रू, तो वो मेरे लिए एक बेहतरीन चीज होगी। उससे अच्छा आई थिंक मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है। तो कॉलेज लाइफ जो थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज में आकर अपने ट्रैक से हट जाते हैं। लेकिन आई थिंक आपका अगर मैं वही बात फिर स्कूल पे मैं आऊंगी कि आपका अगर स्कूल में भी थोड़ा सा कैरेक्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हो, तो आपका घर और स्कूल का मिला के जो एक आपका एक ऑरा क्रिएट और एक आपकी जो सेल्फ क्रिएट हुआ होता है, वो आप कॉलेज में बहुत हेल्प करता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में आते हैं और उसके बाद फिर वो डी ट्रैक हो जाते हैं और बिल्कुल भी स्टडीज की तरफ नहीं रहते हैं। लेकिन मैं इस तरह से, मैं सही बता रही हूँ, मैं इस तरह से नहीं थी। मैं बहुत पढ़ाकू टाइप बच्ची थी, लेकिन अब इतनी नहीं शाई हूँ। लेकिन उस टाइम मैं बहुत पढ़ाकू टाइप बच्ची थी। और आई थिंक एनवायरनमेंट आपका जिस तरह से आपने क्रिएट किया हो, आप आगे भी उसी तरह का एनवायरनमेंट लेके चलना चाहते हैं। तो एक कॉलेज लाइक जो कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसमें मुझे था कि मेरा एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए, मुझे अपने इस तरह के फ्रेंड्स बनाने हैं और मुझे अपने इस तरह के एनवायरनमेंट में रहना है। और ऑब्वियसली मैं फिर उस चीज में रहती थी, बिकॉज मेरे हिसाब से कि मैंने अपने पेरेंट्स को घर में जिस तरह से देखा, अपने स्कूल में जिस तरह से टीचर्स ने सिखाया, मैं बहुत कोर्स को फॉलो करने वाली बच्ची थी। स्कूल में मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती होती थी कि तुम तो बहुत ही ज्यादा इस तरह से करती हो।
कि अगर मतलब कोई फंक्शन हो, टीचर ने कहा कि आपने सेल फोन नहीं लेकर आना, तो मैं कहती थी कि मुझे नहीं लेके जाना। तो इस तरह से था। तो आई थिंक अगर आप उस टाइम पे अगर आप बिल्कुल स्ट्रांग हो ना स्कूल टाइम पे, तो आप कॉलेज में कर सकते हैं। तो फिर जब मैं कॉलेज में आई तो आपको पता होता है कि यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट है, तो आप सेंस कर लेते हैं कि नहीं, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है। और अगर आप सेंस कर लें उसको, तो ये बेहतरीन काम है। जी जी मरियम, यहाँ बच्चे मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे वो इस हवाले से कि देखिए, जब आप किसी को ये समझाते नहीं है ना कि ये गलत है और ये ठीक है, अच्छे और बुरे की सेंस नहीं दी जाती, बस ये कहा जाता है कि बस ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? देयर इज नो रीजन। ऑब्वियसली रीजन होती है, लेकिन समझ आता है कि बच्चे जो है वो बच्चे हैं, उनको बस हमने इस बात से बचाना है कि आपने ये काम नहीं करना। हमने उनको बताना नहीं है कि ये क्यों नहीं करना, इसके पीछे ये रीजन है। ठीक है? एग्जैक्टली। जी प्लीज आप मैं खुद कंप्लीट इस टाइप से कीजिए। हूँ। मुझे इस टाइप से, मुझे लॉजिक्स और रीजंस के साथ वो करने का बहुत ज्यादा है, और मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो लॉजिक्स और रीजंस के साथ बात करते हैं। बात चीजें होती हैं कि आप छोटे बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर छोटे बच्चों को उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली भी एक्सप्लेन कर दो ना कि आपने ये काम क्यों नहीं करना, तो आई थिंक वो समझ जाते हैं। सिर्फ अकेले अगर आप किसी काम से किसी को मना करोगे कि आपने ऐसी कंपनी में नहीं रहना, आपने ये काम नहीं करने, आपने ज्यादा फन नहीं कर, मतलब फन करना है, आपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, तो वो कहेंगे कि हम पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं और हमें फ्रीडम नहीं दी जा रही है, हमारे पेरेंट्स हमें टाइम के नहीं साथ लेके चलना नहीं सीख पा रहे हैं। मरियम, अगर यहाँ आपको समझाया जा रहा मरियम होगा। यहाँ थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। बच्चे वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो सिर्फ खामोश हो जाएंगे और वो ऐसे वक्त का इंतजार करेंगे जब उनको मौका मिलेगा। ये और फिर अंदर जब है उनको अंदर। मौका मिलता है, यूथ को जब मौका मिलता है, जो कॉलेज में जाते हैं, तो फिर वो करते हैं जो उनका करना नहीं भी बनता, वो भी करते हैं। इसलिए इससे तो ये समझ आती है कि पेरेंट्स को, टीचर्स को समझाना चाहिए बच्चों को, अच्छे बुरे की जो है वो तफरीक उनको पता हो, ताकि जब वो एक ऐसे माहौल में हो जहाँ पे ऑब्जर्वेशन कम हो, जहाँ पे वो फ्री हो, फ्री टू चूज, तो वो उस तरफ जाएं जो उनको पता हो कि दैट इज द वे, दैट इज द पाथ आई हैव टू गो। अदरवाइज आपको पता है कि जो चीजें इस तरह की होती हैं वो वक्ती तौर पे अट्रैक्शन होती है आपके लिए, लेकिन वहां पे वही बच्चे कामयाब रहते हैं जिनके वालिदैन उन पे एतमाद करते हैं, उनमें एतमाद क्रिएट करते हैं, उनको लॉजिकली चीजें समझाते हैं। और ये मेरा मैसेज तमाम पेरेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट के हवाले से मैं ऐसा कहूंगी कि बच्चों अगर ऐसा हो भी गया, आपको प्रेशराइज किया गया या आपको नहीं अच्छे बुरे के लिए बताया गया, बस ये कहा गया ये नहीं करो, तो आप खुद अब इस बात को समझ जाएं। अगर कोई यंगस्टर मेरी बात समझ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना अच्छा बुरा पहचानें। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको कोई उस तरह मॉनिटर करने वाला नहीं है तो आप वो करें जो नहीं भी करना चाहिए। सो जस्ट ड्रा सम बाउंड्रीज, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, इवन फन में भी, लेजर टाइम में भी, फ्रेंडशिप में भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ आप इसलिए रख लें, अपने 2 या 3 या 4 साल ज़ाया कर दें कि आपकी फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप उधर जा रहा है। कुछ इस तरह की टेंडेंसी भी जो है हमें बच्चों में नजर आती है। तो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात होगी तो वहाँ अपना अच्छा बुरा आपने सोच के खुद से चलना है। एग्जैक्टली। आई थिंक हम लोगों को जो एक चीज पेरेंट्स थोड़ी सी आजकल में, आई थिंक क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें जो कम हो गई हैं वो ये कि पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स की, अपने बच्चों की स्टडी पे इतना सा वो नहीं करते हैं। मतलब दे हैव देयर ओन एक्टिविटीज एज वेल, लेकिन आपको अपने दिन में थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को देना चाहिए ताकि आप उनको देख सकें कि आप वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, आपको खुद, अगर सबसे पहले आप खुद अपने साथ सिंसियर होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं करना। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड के पीछे लगकर आप जा रहे हो किसी एक फील्ड में और आपका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है, तो वो चीज किसी काम की नहीं है। फिर आप खुद को खुद टॉर्चर कर रहे हो, तो आपको खुद पे खुद काइंडनेस करनी है। जब आप अपने आप पे काइंडनेस करोगे तो उसके बाद ही आप कुछ कर सकोगे। जी, यूथ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुखातिब करना चाहूंगी। हम तो भाई बूढ़े लोग हैं, हमारा आपका तो एक गैप है जिसको आप लोग जनरेशन गैप बोलते हैं, और हमारी बातें आपको कड़वी लगती हैं, लेकिन आज आपकी एज फेलो, आप ही की जनरेशन की जो है वो आपसे वो बात शेयर कर रही हैं जो उनका एक्सपीरियंस भी है और जैसा उन्होंने किया। तो माशाल्लाह आज वो एक पॉइंट पे आपको नजर आती हैं। शी इज अल्हम्दुलिल्लाह फोकस्ड एंड कंपोज्ड, और उनको पता है कि उन्होंने कहाँ जाना है। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं है कि मरियम की लाइफ में कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं आए होंगे, या मरियम को कभी किसी तरफ से आप ऐसा कह सकते हैं कि फेलियर, जिसको मैं समझती हूँ कि एक लर्निंग होती है, वो नहीं मिली होगी। एमकेट का जब एग्जाम आपने दिया और आप उसको क्वालिफाई उस तरह से नहीं कर पाए, इट वाज लाइक दैट मरियम, तो उस पॉइंट पे आपको, जी जी, उस पॉइंट पे आपको भी स्ट्रेस हुआ होगा, आपने कैसे उस चीज को ओवरकम किया? एमकेट एक बहुत स्ट्रेसफुल काम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शुरू से हमें बता दिया जाता है कि आपने, हमें कहा ही जाता है आपने मेडिकल करनी है, आपने मेडिकल करनी है, आपने मेडिकल करनी है।
तो चलिए हाँ, ठीक है, लड़के एक हद तक इंजीनियर और लड़कियां सारी डॉक्टर। यस। तो एक हद तक पेरेंट्स के हद तक ठीक भी है कि वो आपको अच्छे मकाम पर देखना चाहते हैं, बिकॉज मेडिकल इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ये नहीं कि और प्रोफेशन अच्छे नहीं है, लेकिन एक उसका भी अपना मकाम है, क्योंकि ऐसे वो इतने इजीली नहीं मिलता है। लेकिन हमें एक चीज शुरू से बताई जा रही होती है कि चीज बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैंने शुरू से एक ही चीज सीखी है कि आप जब तक खुद को खुद डीमोटिवेट नहीं करते ना, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। आपको कोई जितना मर्जी बाहर से आके कह ले कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी, आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं शुरू से ऐसे थी कि मुझे पता होता था कि मैं अगर इवन मैं दो ऐसे होता था कि मैंने अगर टेस्ट नहीं प्रिपेयर किया, मुझे पता होता था आई हैव माई कॉन्सेप्ट, तो मैं कर लूंगी उसको, और मैं कर लेती थी। बट एमकेट एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मेरे साथ भी ऐसी था कि बचपन से एक चीज थी कि बहुत टफ है, इतनी सीट्स होती हैं बट इतने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो वहाँ बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था। लेकिन ये कि आप हर चीज को, मैं ये कहूंगी कि आप हर चीज को एंजॉय करे करो। अगर आप किसी चीज को बर्डनाइज होकर कर रहे हो, एट द एंड रिजल्ट उसका भी वही आना है और इसका भी वही आना है। आप अगर उस चीज को एंजॉय करोगे, साथ साथ काम भी, अगर आप जैसे एम कैट मैंने जब प्रिपेयर किया, मैं बुक रीडर हूँ, मतलब मुझे बुक्स का बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का। लेकिन एम कैट वो वही टाइम था जब मैंने अपनी बुक्स पढ़ना छोड़ दी, मतलब जो मैं एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ती थी तो मैंने पढ़ना छोड़ दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने इंजॉय नहीं किया, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद को बर्डनाइज कर लूंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना पड़ता है। एक टाइम आता है आपका माइंड उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल आप ऐसे इंजॉय थोड़ा सा करो, ब्रेक आप चाहिए पढ़ाई होता भी है। करो। देखा ही होता है, आप जब पढ़ रहे हो तब आप फुल फोकस के साथ पढ़ो, अपना एम वो रखो, अपना 100% दो। उसके बाद आगे अल्लाह ताला की मर्जी है, वो आपके लिए जो बेहतर करेंगे, एग्जैक्टली वही चीज आपके लिए बेहतर होती है। एम कैट के बाद भी बहुत स्ट्रेस होता है, एम कैट के सिर्फ पहले नहीं होता, तो बहुत दोनों को बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ता है। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप माशाल्लाह इस तरह से, आपके भी क्या पेरेंट्स यही चाह रहे थे कि आप डॉक्टर बन जाएं? मुझे मम्मा कहती थी कि आप डॉक्टर बन जाओ, लेकिन मुझे खुद, मैं आपको बताऊं तो मुझे पर्सनली लिटरेचर का शौक था, इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं शुरू से कहती थी कि मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे इंग्लिश में एमफिल पीएचडी करनी है। अब बाबा मुझे कहते थे कि आप कर लो, आपको जो करना है, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो बस उसको 100% करो। लेकिन फिर होता है पेरेंट्स की एक होती है, और आप आजकल आप देखा जाए तो हमारा इस तरह का, हमारी स्टडी का लेवल, हमारी एजुकेशन का लेवल उतना नहीं है। आप बाहर के कंट्रीज में देखें, इवन इंडिया में भी देख लें आप लोग, तो हमारा एजुकेशन लेवल उतना नहीं है। तो अगर हम पाकिस्तान में अपना ही देखें तो उस हिसाब से हमें, हमारे लिए एफएससी मतलब साइंसेस के साथ थोड़ा बहुत कंपल्शन होती जा रही है, क्योंकि अगर बिल्कुल आप वो ऐसे नहीं ही है। करते हो तो एटलीस्ट आप कहीं स्टैंड कर रहे होते हो, और अगर आप आर्ट्स में जी या उन सब्जेक्ट में चले जाते हो तो फिर यू आर नो वेयर। यस। तो उसमें अगर आप फिर आर्ट्स में जाते हो तो आपको बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपना नाम बनाने के लिए। लेकिन साइंसेस के लिए हम लोग आजकल एफएससी को एज अ बेसिक्स यूज कर रहे हैं। मुझे भी मतलब यही सुनने को मिल रहा होता था जब मैं एफएससी करती थी, कि मतलब एफएससी तो आपकी बेस है, आपने बेस ही बनानी है अपनी। इवन दो आप आगे किसी भी फील्ड में जाओ, ये आपकी बेस है। क्योंकि हमारा एजुकेशन लेवल उतना नहीं है, तो आई थिंक ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें इन्हें करना पड़ता है। लेकिन आप वही बात कि आप बर्डनाइज कभी भी नहीं करो खुद को, एंजॉय करके हर काम करो तो वो हर काम आराम से हो जाए। आपने फिर न्यूट्रिशनिस्ट बनने का क्यों सोचा? ये कैसे एक टर्निंग पॉइंट अ, आया? मेरे, अच्छा मैं जो थी, मैं कभी भी एक चीज पे नहीं रुकने वाली हूँ। मुझे अगर एक चीज अगर मुझे नहीं मिल रही होती तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे यही चीज चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव कुछ होता है जो आपको वैसा ही अच्छा मिल जाता है। मुझे मेरे अंकल जो हैं मेरे, वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो मुझे अक्सर बताते रहते थे डिफरेंट फील्ड्स के बारे में कि ऐसे ऐसे आ रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के बारे में कि ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है और बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। और मुझे पहली बारी में वो अट्रैक्ट की कि आप, क्योंकि आजकल हमारी जो जिस तरह की डाइट है और जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, मेडिसिन जो है वो हमें और ज्यादा डैमेज कर रही हैं। तो अगर आप खुद को नेचुरल तरीके से रख सकते हो ठीक, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। नेचुरल इज ऑलवेज द बेस्ट। तो मैं नेचुरल की तरफ ज्यादा थी, तो आई थिंक मैंने कहा कि फूड, अगर आप फूड से ही खुद को 100% रख सकते हो तो इससे बेहतर और क्या है। ये भी मेडिकल ही है काइंड ऑफ। बिल्कुल ऐसे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे। तो फिर आपने लिटरेचर का दोबारा कभी ख्याल तो नहीं आया? आपने जिस तरह बताया कि लिटरेचर, आपने अभी मैं बुक रीडिंग अभी भी मैं करती हूँ, इंग्लिश बुक्स या उर्दू बुक्स इस तरह से भी मैं करती हूँ। लेकिन अब क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर आपने किसी फील्ड में कदम रख लिया तो आपको पता होना चाहिए आपने यहाँ पे अपना बेस्ट देना है। ये भी मुझे, मैंने आपको बताया मुझे दो तीन चीजें साथ अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं जो काम अगर कर रही हूँ एक टाइम पे, तो मैं साथ में दूसरा भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से करूंगी। अब अगर मैं ये कर रही हूँ फूड साइंस वाली फील्ड, तो मुझे शौक है इंशाल्लाह अगर इफ आई गॉट एनी चांस तो मैं सीसीएस में अप्लाई कर दूंगी, या मैं मास्टर्स कर लूंगी इंग्लिश लिटरेचर में जिसका मुझे शौक है। या उसके अलावा आप बुक रीडिंग से ही करते हैं अपना अपना उसका इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल तो हमारे पास सोशल मीडिया पे हर चीज अवेलेबल है ना।
आपको कोई भी चीज सीखनी है, आप सोशल मीडिया ओपन करो, आपको क्विकली वो चीज मिल जाएगी, तो आप वहां से भी सीख सकते हो। तो आपके शौक तो पूरे होते रहते हैं। एक चीज जो है जिससे आप लोगों को सर्व कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, आई थिंक उन दोनों में से मुझे बेस्ट ये लगी। बिल्कुल ऐसे ही आपने डॉक्टर्स के मुकाबले में खड़े हो जाना है कि वो मेडिकेशन से काम कर रहे हैं और आप उनको कहेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड से आप जो है वो डॉक्टर से बच के रहें। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये हमें आप एक हम हमें एक आप ऑप्शन दे रही है कि अच्छी फूड करो, मतलब यूज करें आप और अच्छा लाइफस्टाइल लें, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की और इतना खर्चा करने की और दवाइयाँ लेने की जो है, जिनके ऑब्वियसली कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप स्टमक की ले रहे हो तो वो आपके किडनीज को इफेक्ट कर सकता है, अगर किडनीज के ले रहे हो तो हो सकता है वो आपके लिवर को डैमेज कर रहा हो। थिंग्स आर लाइक दैट, क्योंकि ऑब्वियसली ये केमिकल आप अपनी बॉडी में लेके जा रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट तो आएगा। सो मरियम का ये है कि वो इस तरह से सर्व करें ह्यूमैनिटी को और वो कोशिश करें कि लोगों को नेचर के करीब रहते हुए नेचुरल सोल्यूशंस दें। अच्छा, अगर अब आपकी फील्ड की हम बात करते हैं तो आपने माशाल्लाह इसमें रिसर्च की होगी, आपने पूछ के सोच के ये फील्ड चूज की। आप दूसरे उन लोगों के लिए जो इस वक्त मतलब फर्ज करें किसी रीजन की वजह से मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा या उनको इंटरेस्ट नहीं है, वट एवर इज द रीजन, और वो सोच रहे हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक मैसेज होगा उन लोगों के लिए कि आप उनको ये बताएं कि जिस फील्ड को मैंने चूज किया इसका स्कोप, इसका फायदा मेरे लिए और दूसरों के लिए ये है। तो उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स बेसिकली वो फील्ड है जो आपकी डाइट के साथ रिलेट करती है। और आई थिंक एक ऐसी चीज जो आपको कुछ अरसे के लिए करनी पड़े या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करनी पड़े, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितने कि आप डेली लाइफ में एक चीज को अपनी अप्लाई कर लो। डाइट एक ऐसी चीज है जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज खा रहे होते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ हम डेली करते हैं। तो अगर हम उसको, बजाय इसके कि हम अगर बीमार होते हैं और हमें उसके बाद जाके किसी डॉक्टर को चेक करवाना पड़ता है, ठीक है डॉक्टर्स अपनी जगह हैं, उनका भी बहुत इफेक्टिव रोल है, लेकिन आपके पास डॉक्टर्स को जाने की नौबत ही ना आए, आप उससे पहले ही खुद को इतना मेंटेन रखो, साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट मेंटेन रखो, अपना लंच अपना डिनर, क्योंकि आजकल जंक फूड भी बहुत ज्यादा है। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि हम लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप जंक को भी, हम लोग जंक फूड को भी उनकी डाइट में इस तरीके से एंटर करें कि वो आपको हार्मफुल ना दे, हार्मफुल इफेक्ट्स ना दे, वो आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट दे रहे हो। क्योंकि जंक हम लेते हैं, हम एक्चुअली करते क्या है, हमने जंक खा लिया, उसके बाद हम लोग मूव नहीं करेंगे और हम और खा लेंगे। तो हम ऐसी डाइट्स, क्यों ना हम ऐसी डाइट्स खाएं जो अगर हम जंक भी खा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लिमिट करें, क्योंकि खुद पे कंट्रोल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद पे कंट्रोल किए बगैर भी हम कुछ नहीं कर सकते। उसको थोड़ा लिमिट करें, उसके बाद हम देखें कि हमने अपनी अगर जंक खाया है तो उसके बाद नेक्स्ट डाइट हमारे लिए ऐसी क्या होनी चाहिए जो हमारी पिछले डाइट को कंपेटेबल रहे, उसके साथ उसको मैनेज कर सके हमारी बॉडी में फंक्शनिंग के लिए। तो आई ऑब्वियसली थिंक ये अगर आपने बहुत वो हैवी ले लिया है तो आप फिर कुछ फ्रूट, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फाइबर, कुछ लिक्विड की तरफ चले जाएं, अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा कर लें, ताकि अगर आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं वो पुट ऑन की हैं तो आप उनको जो है वो बर्न भी कर सकें। बहुत और ना बेहतरीन। सिर्फ ये हमें, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जंक फूड नहीं लेते हो? ना ना ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल लेती हूँ जंक फूड मुझे। लेकिन ये हुआ है कि इस फील्ड में आने के बाद जाहिर है जब आप कोई चीज स्टडी कर रहे होते हो आपको थोड़ा उसके कॉन्शियस हो जाते हैं हम। कॉन्शियस हो जाते हैं आप उसके बारे में। लेकिन सिर्फ इस फील्ड का सिर्फ ये नहीं है कि आप ये देखो कि आपने कम खाना है या ज्यादा खाना है। हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि आपने न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने हैं। आप अगर दिन में, अगर आप बेशक 24/7 भी खाते रहो, लेकिन आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे जो आपकी बॉडी को रिक्वायर है, तो आपकी डाइट किसी काम में नहीं आएगी। वो आपको ओबेसिटी कॉज करेगी, वो आपको हार्ट डिजीज कॉज करेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका इंक्रीज करेगी। तो आपने डाइट सिर्फ कम या ज्यादा नहीं करनी, आपने डाइट वैसी करनी है जो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में, छोटे छोटे हमारी एज फेलोज, हम लोग ऐसे हैं कि हम कहते हैं हमारे बैक पेन हो रही है, हमारे लेग में पेन हो रही है, कैल्शियम की कमी हमारे पास होती है, या कभी हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हुआ हुआ होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप खाना कम कर दो, आप उतना ही खाओ, लेकिन वो चीजें खाओ जो आपको न्यूट्रिएंट्स भी दें। बेशक जंक में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन आप जंक के साथ उन चीजों को एड अप करो जो आपको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, आपकी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाए और आप साथ के साथ जो है अपने न्यूट्रिएंट्स भी पूरे ले रहे हो। तो ये बहुत बिल्कुल है। इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फील्ड में। आई थिंक सबको पता होना चाहिए, एक बैलेंस लाइफ के लिए एक न्यूट्रिएंट वाली डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द बेस्ट फेज ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ एंड हाउ डू यू मिस दैट फेज? बेस्ट फेज ऑफ स्टूडेंट लाइफ ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आने के बाद हर कोई कहता है कि आपके स्कूल का होता है, बिकॉज वो स्ट्रेस फ्री होता है। और मेरे लिए भी आई थिंक मेरे स्कूल का ही बेस्ट फेज था, बिकॉज वहां से मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। मेरी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स मेरे स्कूल की तरफ से हैं, और स्कूल का बहुत हाथ है मेरे इस कॉन्फिडेंस में जो आज मैं यहाँ बात कर पा रही हूँ कॉन्फिडेंटली।
मैंने स्पीचेस में पार्टिसिपेट किया, डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। एंड एक एनजीओ थी, उनके साथ हमने डिबेट कॉम्पिटिशन में, आई वाज अ पोजीशन होल्डर इन डिबेट्स कॉम्पिटिशन, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद वो तो आपकी आ गया स्टडीज के हिसाब से भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हिसाब से भी। उसके बाद अलावा जो मेरी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट था वो मेरे एम कैट के 3 मंथ्स थे, जब मैंने इसके लिए एम कैट के लिए प्रिपरेशन की। तो आई थिंक ये वो मेरे 3 मंथ्स थे जब मुझे पता चला कि आपने स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है और आपने खुद को इन चीजों से बाहर कैसे लाना है, बिकॉज आपको और बहुत बिल्कुल सारे आपको ये भी, आपको वो भी पता चल गया होगा कि जो गोल्डन डेज थे जब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, तो उसकी भी आपको एग्जैक्टली ना चाहते हुए भी जो है वो पता चला होगा कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ और द बेस्ट फेज। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि इस फील्ड में स्कोप है लोगों के लिए काफी ज्यादा, इमर्जिंग इंडस्ट्री है ये भी एक। मुझे बताइए कि ऑब्वियसली जहाँ मतलब कोई स्कोप नजर आता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पे आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या बेसिक स्ट्रगल्स और क्या बेसिक चीजें हैं जो एसोसिएटेड हैं इसके साथ? अभी एक्चुअली पाकिस्तान में इतनी इमर्जिंग फील्ड नहीं आई है, अभी इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लोगों को इतना आइडिया नहीं है इस फील्ड के बारे में। आप लोगों को बस, हमें थोड़ा सा नॉलेज, क्योंकि हम लोग की रिसर्च एक्टिविटी बहुत कम है, हम लोग चीज़ों के बारे में रिसर्च नहीं करते, बस हमें पका पकाया मिल जाए, हमें जो मिल रहा है हम वही खाएंगे। तो हमें थोड़ा सा अपना रिसर्च करने को बढ़ाना चाहिए। बाकी पाकिस्तान में इस फील्ड का थोड़ा सा अभी स्कोप कम है। जैसे इस फील्ड का बीएस है 4 इयर्स का, उसके बाद आगे स्पेशलाइजेशन है, तो पाकिस्तान में अभी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। इस्लामाबाद और लाहौर बड़े सिटीज हैं जहाँ पे इनके मेजर सेंटर्स हैं, बट वहाँ पर भी अभी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। आपको बाहरी कंट्रीज में जाके स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है इस फील्ड में। लाइक आप पेडियाट्रिक्स में करें, जो बच्चों की डाइट होती है उसमें करें, या फिर आप इंटेंसिव केयर यूनिट पेशेंट्स की डाइट में करें, जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, या डिफरेंट स्पेसिफिक जो हमारी क्रिटिकल डिजीजेज होती हैं उनसे रिलेटेड आप जो है स्पेशलाइजेशन करें, तो वो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में अभी बेसिक्स हैं। तो लेकिन जाहिर है जब आप लोग इस चीज में आओगे तो हम लोग ही हैं जो इस चीज को आगे लेकर जाएंगे, हम लोग पायनियर्स हैं इस चीज के। तो हम लोगों को इस चीज को आगे लेकर जाना है। आज हम बीएस कर रहे हैं तो कल हम लोग ही जो होंगे जो एमफिल का बैच क्रिएट कर रहे होंगे। तो आई थिंक हम बिल्कुल खुद यहाँ ऐसे पाकिस्तान में इसको ज्यादा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू, शेयर करके इस चीज को। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताइए कि जहाँ तक ये पेंडेमिक की बात है, कोविड-19 की बात है, तो इसमें भी अक्सर लोग जो रिकवर होके वापस आ रहे हैं हॉस्पिटल से, अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये बात शेयर करते हैं कि वो खाना जो है वो ठंडा खाना नहीं खा रहे, वो गर्म खाना खा रहे हैं, वो विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा ले रहे हैं, वो अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी ज़्यादा पी रहे हैं, वो ठंडी चीज़ों से जो है वो परहेज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसका हमारे पास मेडिकेशन की सूरत में कोई इलाज नहीं है, वैक्सीनेशन की सूरत में कोई इलाज नहीं है, तो हमारे हम अगर हम आउट ऑफ चॉइस हैं तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग थ्रू डाइट, जहाँ पे आपका राइट। सब्जेक्ट बहुत की रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। मैं चाहूंगी कि चूंकि अभी आप सीख रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, हम ऑब्वियसली ये नहीं कहेंगे कि आप हमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे दें, लेकिन जितना आप समझती हैं, जितना आपने पढ़ा है, तो आप क्या कहती हैं कि इन दिनों में ये सब्जेक्ट आपका जो है वो हमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है? क्या बेसिक चीज़ें आप अगर शेयर करना चाहें कि ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें, या इस तरह से अपने आप को जो है वो आप इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, अगर आपके नॉलेज में है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हम यही सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों बूढ़ों से भी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज जी इलाज से बिल्कुल बेहतर ऐसे। है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि आप लोग, वही मैंने आपसे बात की ना, कि हम लोगों ने अपनी डेली रूटीन की डाइट को ही इतना अच्छा कर लेना है कि हमें उसकी आगे जरूरत ही ना पड़े कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारी फील्ड डॉक्टर्स के साथ काम नहीं करती है, हम डॉक्टर्स के साथ भी काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी डेली बिल्कुल ऐसा है। डाइट अच्छी है ना, तो आजकल आप देखिए जो पेशेंट ज्यादा रिकवर कर रहे हैं और वो होंगे जिनकी डाइट अच्छी है। मैं दो तीन सुन रही थी, लाइक जो अपना पेशेंट रिकवर करके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो वो बता रहे होते हैं कि हमारी डाइट में ऑलरेडी है कि हम लोग विटामिन सी लेते हैं, हम लोग जिंक लेते हैं अपनी डाइट में, हम लोग अपनी डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। जिस तरह आपने बात की, आजकल कोरोना वायरस के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि आप विटामिन सी लें, आप जिंक लें। तो यह चीजें आपको सब, अब तो हम लोग क्योंकि पेंडेमिक हमारे सर पर है तो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं, हम विटामिन सी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हम लोग जिंक के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को देखें, खजूर हमारे पास एक कॉमन सा फ्रूट है, हमारे पास बहुत बेहतरीन सोर्स है हमारे पास इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी का। आपके पास फ्रूट्स आते हैं, आपके पास ग्रीन चिली, हम लोग डेली यूज करते हैं ग्रीन चिली, वो विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके अलावा फ्रूट्स हमारे पास आते हैं, आप डेली कोई ना कोई एक फ्रूट ले लें छोटा सा, बनाना ले लें, एप्पल ले लें, या आप आजकल मैंगोज हैं, आप मैंगोज ले लें।
उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, गर्मियां हैं, आप गर्मियों में थोड़े कम लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन आप थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स लें। आप अपनी डाइट में जो है ब्लैक सीड्स, ब्लैक क्यूमिन सीड्स जिन्हें हम कलवंजी कहते हैं, आप वो शामिल करें। वो तो अपने, ये चीजें आपकी डेली डाइट में ऐड होने वाली हैं। आप अपने पानी को, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिए दिन में ज्यादा से ज्यादा, हनी का इंटेक करें, या आप दिन में कहवा पिए अक्सर दिन में एक बार कम से कम। तो वो चीजें आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट अप करती है नेचुरल तरीके से ही। अगर आप लोग पहले से ये चीज को अपने डाइट में रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा की रोल प्ले करेगा आपको। फिर जब आपके पास वायरस का अगर खुदा ना खास्ता किसी पे अटैक होता है तो इम्यूनिटी आपकी पहले से बिल्ट अप हो रही होती है। यू आर एटलीस्ट एबल टू फाइट अगेंस्ट दैट। यस यस, बिल्कुल ऐसे है। जी, आपने जिंक का जो है जिक्र किया है, आप क्या किसी एक ऐसी डाइट का या किसी चीज़ का जिक्र कर सकते हैं जिससे आपको लगता है कि जिंक जो है वो हम ले सकते हैं अपनी बॉडी में, सप्लीमेंट के अलावा कोई ऐसे फूड, कोई ऐसी डाइट है जिसमें जो है जिंक की हमें मिकदार ज़्यादा मिल जाए? लाइक इट कुड बी सम वेजिटेबल और फ्रूट, उनमें तो होता ही है, मिनरल्स तो हैं सब में। वेजिटेबल्स में मिनरल्स हमारे पास ज्यादा होते हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें हमारे पास मिनरल्स होते हैं। जो हमारे पास अर्थ ग्रो वेजिटेबल्स होते हैं, अर्थ ग्रो, जैसे हमारे पास स्पिनिश हो गई है, हमारे पास डिफरेंट वेजिटेबल्स और ग्रो कर रहे होते हैं। उसके अलावा खजूर, मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो वो बहुत एक रिच सोर्स है डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल्स का। तो उसमें आपको एक उसकी अमाउंट मिल सकती है। और आजकल तो जिस तरह से पेंडेमिक हमारे सर पर है, तो फिर उस तरह से आपको डाइट जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। तो इसलिए इस चीज को हमें डेली अपनी लाइफ में एंटर करना पड़ेगा। एक दिन अगर आप कह रहे हैं कि आप पेंडेमिक से 2 दिन पहले आपने खाना शुरू कर दिया और आपके यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ऐसे तो नहीं होता। ये डाइट जो है फिर आपके डेली और रूटीन में ऐसे करना स्टार्ट करती है। बिल्कुल मरियम, ऐसे है कि डाइट जो है हमेशा वो चीज़ जिसका एवरलास्टिंग नहीं तो कम से कम इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग टर्म अगर आप इफेक्ट चाह रहे होते हैं विदाउट साइड इफेक्ट्स, तो वो चीज़ बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप पे असर करती है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि मेडिकेशन हो सकती है, वो केमिकल्स होते हैं, उनका असर एकदम से, कई दफ़ा आप पेन किलर लेते हैं तो वो वक्ती तौर पे शायद उस एरिए को बिल्कुल ऐसे सेंसलेस कर देता है कि आपको दर्द वहाँ होता है, लेकिन इसके बावजूद आप फील नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ौरन से असर कर लेती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं उनका असर रहता भी ज़्यादा देर तक है। बहुत अच्छी बात की आपने। और इसमें हम अगर अहादीस को देखते हैं या सुन्नत नबवी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कलवंजी, शहद, दूध, खजूर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो जो है वो इस्तेमाल करते भी थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा भी गया। बल्कि एक रवायत है कि उनके पास एक शख्स आया और उसने बताया कि मेरे पेट में दर्द है, उन्होंने कहा शहद लो, वो चला गया, फिर आया, फिर उसने कहा शहद, पेट में दर्द है, फिर कहा शहद लो, फिर आया, फिर कहा शहद लो। मतलब उनको इतना है कि शहद में इतनी शफा है। और हजारों हमारे इर्द गिर्द जो है वो फ्रूट्स हैं, और हम बहुत लकी हैं कि ये एक एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री है जिसमें हमें हर तरह का मौसमी और मतलब फल मिल जाता है, वो फ्रेश होता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो अफोर्डेबल भी है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर यही फल आप कई दफ़ा बाहर की कंट्रीज़ में देखते हैं तो एक आम, जो आम यहाँ पे हमें बहुत अच्छे वाला भी 200-150 रुपए किलो मिल रहा है, बहुत सी कंट्रीज़ में आपको एक पीस जो है वो दिरहम्स में, जैसे कि मुझे थोड़ा इत्तेफाक हुआ तो बहुत हैरत होती थी कि इसमें तो हम 5 किलो आम खरीद लेते थे। सो वी आर लाइक लकी एनफ कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास किचन गार्डन की भी तो ऑप्शन है ना। और आजकल जैसे कि कोविड-19 में आपके पास उस तरह से कोई एक्टिविटीज़ नहीं है कि आप जाएँ, आप मूवी देख के आएँ, या आप शॉपिंग मॉल उस तरह फ्रीली फिरें, या बच्चों को आप प्ले लैंड में ले जाएँ। तो फिर अपने आप को और अपने बच्चों को एंगेज करने की कोशिश करें। वैसे भी ये हल्की फुल्की आपकी फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है कि आप जो है वो जब वो मिट्टी को नरम करते हैं, पानी देते हैं, पौधों को साफ करते हैं, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास लॉन है तो उसको खुद से मेंटेन करें। या आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके लाइफस्टाइल में एक वैल्यू ऐड करेगा। अगर नहीं है तो आप मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप घर में वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। और मरियम मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि वो ऑर्गेनिक होती हैं और वो उनसे बहुत बेहतर हैं जो कि केमिकल्स के बलबोते पे जो है वो आपको बहुत खूबसूरत और बड़े साइज की सब्जियां और फ्रूट मार्केट में नजर आते हैं। उससे घर वाली जो चीज होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। आप क्या कहती हैं मरियम इस हवाले से? एग्जैक्टली जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम उस लिहाज से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम लोग इस चीज की तरफ आराम से आ सकते हैं। नेचर एक हमेशा बेस्ट सोर्स रहा है, और आजकल कोविड-19 की जिस तरह की सिचुएशन है तो हम लोग दूसरों बाहर जाने से, चीजों को टच करने से ज्यादा परहेज करते हैं। तो अगर ऐसे में अगर हम खुद को इतना कैपेबल कर लें कि हम बेसिक चीजें जिस तरह से मतलब ग्रीन चिली होती है, या फिर हम लोग छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं अपने घर में लॉन्स में ग्रो कर सकते हैं, तो ये एक तो हमारे मूड पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर आपके घर में अगर लॉन्स हैं तो आपके मूड को बहुत रिफ्रेशिंग करता है।
और उसके अलावा भी आपको घर में नेचुरल, आपको पता है आपने नेचुरल तरीके से ग्रो किया विदाउट एनी केमिकल्स, तो वो बहुत एक ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है उस चीज में ना। और इसके अलावा आपकी एक हेल्दी एक्टिविटी भी है। आजकल जिस तरह कोविड की सिचुएशन है, आपके पास स्ट्रेस और डिप्रेशन कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हुआ है, तो आप छोटी छोटी एक्टिविटीज करें, ऐसे अपने घर में प्लांट्स ग्रो करें या अपने साथ अपने आप को हेल्थ की तरफ इंगेज करें, नेचर की तरफ इंगेज करें। नेचर आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है, हमेशा वो आपके लिए बेहतरीन सोर्स होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। और अब्दुल गफ्फार साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि आप अपनी कोई स्ट्रगल जो है वो शेयर करें, लाइफ की कोई स्ट्रगल। स्ट्रगल्स लाइफ में बहुत सारी आती है। मेरे लिए, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, एम कैट एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, उसको कवर अप करना। बिकॉज एम कैट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि शायद हम कर नहीं पाते हैं, हम कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, हर इंसान के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, हमें बस उनको बाहर लाना होता है। हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका एमकैट में एडमिशन, मेरी एक फ्रेंड है यूनिवर्सिटी में, उनका एमकैट में एडमिशन हो गया था, बट वो फॉरेनर थी, इसलिए यहाँ पर आके उनका कोई इशू हुआ और वो नहीं हो सका यूनिवर्सिटी में उनका मेडिकल में एडमिशन। तो आपको डिसहार्ड नहीं होना, खुद पे कंट्रोल रखना है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी कि शायद मुझसे होगा ही नहीं कुछ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपने खुद को खुद बाहर लाना है, अपनी पोटेंशियल्स को बाहर लाना है, अपना आप और आई थिंक इसका सबसे बेहतरीन तरीका है आप रिसर्च करें। रिसर्च का फैक्टर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कम है। स्टूडेंट्स को बिल्कुल आदत नहीं होती कि हम लोग रिसर्च करें किसी भी टॉपिक के बारे में। हम जो सुनते हैं सोशल मीडिया पे उसको बिलीव कर लेते हैं। आप जो बात सुन रहे हैं उस पर रिसर्च करें, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में रिसर्च करें, डिफरेंट आपकी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, आप किस चीज में आप इमर्ज कर सकते हैं, फिर आपको उस तरह से अपनी पोटेंशियल मिलेगी। आप बैठे बिठाए आपको कहें, आपको कोई बता दे कि हाँ आप चलो फूड साइंस में एडमिशन ले लो, तो इस तरह तो नहीं होगा। आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आप किस चीज में पोटेंशियल रखते हैं, और इसके लिए आपको रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। तो आई थिंक आपको अपनी मेंटल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें फजूल सोशल मीडिया की एक्टिविटी से ज्यादा थोड़ा हट के खुद को अच्छे कामों में, प्रैक्टिकल कामों में एंगेज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसी है। और सोशल मीडिया को हम पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह की अभी एग्जैक्टली। आपकी बात को हजारों लोग सुन रहे हैं। आप मोटिवेशन बनेगी उन लोगों की जो शायद मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो पाया एंड दे आर डिसहार्टेड, और उनके लिए आपका ये पैगाम जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आ सकता है। उन पेरेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि शायद अगर बच्चे, खास तौर पे बच्ची का अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो शायद उसके लिए कोई और फील्ड ही नहीं है। तो अब तो वैसे काफ़ी हद तक सोच बदल गई, लेकिन बहुत फील्ड्स आ गए हैं। फिर भी जहाँ कोई चॉइस की बात आती है तो पेरेंट्स यही कहते हैं कि डॉक्टर ही बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उनके लिए आपका ये मैसेज, और आप बजाते खुद आप जो है वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होंगी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथी हैं और जो आपके साथ के आपके एज फेलोज हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? एक शेर है जो मेरे ज़हन में आया है, मैं कोट करना चाहूंगी जी कि प्लीज। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आपको अपने साथ बहुत सिंसियर खूबसूरत। होना है, आपको खुद पे काम करना है, आपको खुद को टाइम देना है। अगर आप खुद के साथ सिंसियर हैं, अगर आपको लगता है कि आप दूसरों को खुश करके रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को देखना है, अपनी पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करना है, अपने साथ सिंसियर रहना है। और आई थिंक जब आप खुद के साथ काइंडनेस और सिंसियरिटी स्टार्ट करते हैं ना, तब आप बहुत बहुत बड़ा लेवल आप अचीव कर सकते हैं, इजीली अचीव कर बहुत सकते हैं, उसमें कोई खूबसूरत, मुश्किल नहीं बहुत होती। खूबसूरत मरियम। सल्यूट टू यू और आप जैसे और तमाम नौजवानों को जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जो हमारा फ्यूचर हैं, जो हमारी उम्मीद हैं। और बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों को जो माशाल्लाह इतनी यंग एज में इतने कंपोज, इतने फोकस और इतने अच्छे व्यूज रखने वाले, ख्यालात रखने वाले, और उनके गोल्स इतने अच्छे होते हैं और दूसरों के लिए और खुद के लिए वो वैल्यू ऐड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिटर्मिनेशन, जो डिज़ायर और जो मोटिवेशन आप में नज़र आ रही है मरियम, वो अमेजिंग है, काबिल सताइश है वो। और हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारी बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सी वेल विशेस हैं तो आपके लिए। और थैंक यू। मैं आपके अगर पेरेंट्स करीब होते तो मैं उनको ज़रूर इस चीज़ के ऊपर जो है वो मैं मुबारक देती कि अल्लाह ताला ने उनको बेटी दी है। अक्सर लोग बेटियों को समझते हैं पता नहीं बेटियां शायद उस तरह से उनका नाम रोशन नहीं करेंगी, लेकिन ऐसी एग्जैक्टली। बेटियां जो मरियम जैसी हैं
वो आपका नाम और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में मौजूद हों। तो बिल्कुल ऐसे है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह ज़िंदगी में आपकी बहुत से लतीफ़े भी आते हैं, बहुत सी हँसाने और खुश करने वाली चीज़ें भी आती हैं और बहुत सी रुलाने वाली बातें भी आती हैं। तो जिस तरह एक जोक और एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो आपको एंटरटेन करने वाली हो, एक मूवी को आप बार-बार देखो तो आप उस तरह एन्जॉय नहीं करते, आप थक जाते हो और छोड़ देते हो, कहते हो नहीं कुछ और। तो क्यों ऐसे होता है कि लाइफ में अगर हमें एक नाकामी मिल जाती है तो हम उसको लेके पकड़ के बैठ के रोने लग जाते हैं, हम उसको क्यों लेट गो नहीं कर देते। तो ये आपके सामने मरियम आज मौजूद है, अगर ये चाहती तो ये भी डिप्रेशन में जा सकती थी। नाउज़ुबिल्लाह बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं इस वजह से कि मार्क्स अच्छे नहीं आए, परसेंटेज अच्छी नहीं आई, तो वो कुछ भी नहीं करते, वो अपने लिए, अपने वालदैन के लिए जो है वो तकलीफ का बायस बनते हैं और बाद में मुआशरे में कोई अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। तो बच्चे होने चाहिए बिल्कुल ऐसे जो कंट्रीब्यूट करना चाहें सोसाइटी में, जो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहें, जो अपने लिए और अपने मुआशरे के लिए वैल्यू ऐड करना चाहें। बिल्कुल ऐसे है कि जब कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप लोग कोशिश कर रहे होते हो और आपको एक दरवाज़ा बंद मिलता है, 2-3, और फिर ऐसे होता है कि आप इस रिग्रेट में और इस फीलिंग में बैठ जाते हो और आप देखते ही नहीं कि कितने दरवाजे आपके इर्द गिर्द खुले हुए हैं। तो प्लीज़ एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़। देखें कि अगर अल्लाह ताला ने एक रास्ते पे आपको उस तरह से हेल्प आउट नहीं किया तो पता नहीं उसके बदले में कितना बड़ा एक जो मौका है वो आपके हाथ में है या आने वाला है या आपको क्रिएट करना है अपने लिए। तो प्लीज़ स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, यही मैसेज है। और WPTH का जो है वो एक अनाउंसमेंट भी मैं इनके हवाले से आज कर दूं कि मरियम सहर आज वो पहली जो है वो हमारे लिए एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने WPTH के प्लेटफॉर्म से अपने बारे में, अपने व्यूज़ के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमसे शेयर किया, अपनी स्ट्रगल का बताया, अपनी सक्सेस स्टोरी उन्होंने शेयर की और जो वो कर रही हैं और जो वो करेंगी वो बताया। तो बहुत से और स्टूडेंट्स जो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनके लिए भी WPTH के डोर्स जो हैं वो ओपन है। हम चाहते हैं कि आप लोग आएँ और आके इस प्लेटफॉर्म से अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमें भी पता चले। हमें सोशल मीडिया पे बहुत नमक मिर्च मसाले वाली खबरें मिलती हैं, आज इसने इसको मार दिया, आज ये हो गया, आज ये बुरा हो गया, आज ये बुरा हो गया। क्यों ना हम वो अच्छी चीज़ें सारी सामने लेके आएँ जो हम सब के लिए सुकून का बायस बने। थैंक यू सो मच मरियम, यू ऑब्वियसली आपका जो है वो आपको सल्यूट करने को दिल चाहता है कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगी तो अपने इन प्रोमिसेस को, इस डिटर्मिनेशन को याद रखेंगी और जब आप इस पोजीशन में होंगी कि आप हेल्प आउट कर सकें तो आप अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को हेल्प आउट करेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे व्यूअर्स ने आज बहुत इंटरेस्ट के साथ सुना और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना इनपुट जो है वो दिया और बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी असफ़ा अयूब का, और फ़ारूक साहब आज हमारे साथ हैं, सहर फातिमा हैं हमारे साथ, ईशा इजाज़ हैं, मे भी आपकी फ्रेंड्स हों क्योंकि ये सारे नेम हमारे लिए जो है वो न्यू हैं। तो जो शख्स भी आज हमारे साथ मौजूद था मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं मरियम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मेरा बहुत सारा जो है मैं दुआ सलाम जो है आपके पेरेंट्स के लिए, और उनको बताइएगा कि माशाल्लाह उनकी बेटी जो है वो उनके लिए कितनी वैल्यू ऐड कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, जो कि आपने कहा कि स्कूल और अदारे आपको देते हैं, तो वाकई वो आपको ज़िंदगी में दूसरों से बहुत डिफरेंट कर देते हैं और आपको वो सब अचीव करने में हेल्प करते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो कॉन्फिडेंस इज़ द बेसिक थिंग। तो हमारे स्टूडेंट्स को भी सामने आना है, आगे आना है और बताना है कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और वो क्या करेंगे। तो हमारी बहुत सी दुआएं हैं आपके साथ मरियम। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं अपने व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।